बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में ध्यानचंद नाम का एक ज्ञानी आदमी रहता था। एक दिन ध्यानचंद अपनी पत्नी से कहता है, मेरे बचपन के मित्र मोहन की बहुत दिनों से कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह उससे मिलने उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह ध्यानचंद जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने के लिए निकल जाता है। ध्यानचंद का मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। जब ध्यानचंद अपने मित्र से मिलने उसके गांव जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो शरीर से काफी तंदुरुस्त था। उसने ध्यानचंद से कहा, भाई आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानचंद कहता है, मेरा नाम ध्यानचंद है और मैं अपने मित्र के घर संभाजीनगर जा रहा हूं। तब वह आदमी कहता है, मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है। ध्यानचंद उस आदमी का नाम सुनकर सोचता है कि ये कैसा नाम है, महाकाल। फिर वह मन में सोचता है कि मुझे इसके नाम से क्या। ध्यानचंद उस आदमी से कहता है, हाँ तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये तो अच्छा ही होगा, अगर हम दोनों साथ साथ चलेंगे तो समय भी जल्दी कट जाएगा। फिर वे दोनों रास्ते में आगे बढ़ने लगे। तब रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। तब महाकाल ध्यानचंद से कहता है, भाई ध्यानचंद तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश देना है। संदेश देकर मैं तुम्हें फिर मिलता हूँ। तब ध्यानचंद कहता है, ठीक है, तक मैं उस कुएं के पास बैठकर आराम कर लेता हूँ, तब तक तुम संदेश देकर वापस आ जाओ। तब महाकाल कहता है, ठीक है भाई, तुम आराम करो। ध्यानचंद कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था कि तभी एक शोर उठा कि एक बाज ने किसी आदमी के प्राण ले लिए और तभी वहां महाकाल वापस आ जाता है। तब ध्यानचंद कहता है कि तुमने संदेश बहुत जल्दी दे दिया। तब महाकाल कहता है, हाँ, जिस आदमी को मुझे संदेश देना था वे रास्ते में ही मिल गया, इसलिए मैं उसे संदेश देकर जल्दी वापस आ गया। फिर वे दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उन दोनों को चलते चलते काफी समय हो जाता है। तब ध्यानचंद कहता है, मित्र, रात होने वाली है और हम पूरा दिन चलकर बहुत थक गए हैं, क्यों ना हम रात इसी मंदिर में रुक जाएं और यहीं आराम कर लें। तब महाकाल कहता है, तुम सही कह रहे हो, हम यहीं आराम कर लेते हैं और इसी बहाने से प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। फिर महाकाल ध्यानचंद से कहता है, आप तब तक मंदिर में विश्राम करिए, मुझे इस गांव में किसी को सामान देना है, मैं देकर आता हूँ। फिर महाकाल वहां से चला जाता है। महाकाल के जाते ही एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता है कि अरे भाई, गांव में आग लग गई है, लगता है कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर ध्यानचंद सोच में पड़ जाता है। कहता है कि ये महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की अनहोनी हो ही जाती है। तभी महाकाल वापस आ जाता है, परंतु ध्यानचंद महाकाल से कुछ भी नहीं पूछता और दोनों सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ध्यानचंद से फिर कहता है, भाई ध्यानचंद, तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। और ये कहकर महाकाल वहां से चला जाता है। महाकाल के जाते ही एक आदमी चिल्लाता है, अरे भाई, मधुसूदन को सांप ने काट लिया है। तभी महाकाल वापस आ जाता है। तब ध्यानचंद महाकाल से कहता है कि मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। तब महाकाल कहता है, हाँ मित्र, बिल्कुल पूछो,
मन में तुम्हारे जो भी शंका है उसे दूर कर लो। तब ध्यानचंद कहता है, मित्र, तुम जिस भी जगह जाते हो वहां तुम्हारे जाते ही कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनकर महाकाल ध्यानचंद से कहता है, आप मुझे बहुत ज्ञानी लग रहे, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करने निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या आप सच में अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? तब ध्यानचंद कहता है कि मैं समझ तो चुका हूँ कि आप कौन हैं, पर आप अपना सही परिचय स्वयं देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तब महाकाल कहता है, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो गई है। महाकाल की बात सुनकर ध्यानचंद कहता है, अगर ऐसी बात है और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? तब महाकाल कहता है, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु के कारण तुम ही होगे। यह सुनकर ध्यानचंद घबरा जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की है और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण हूँ? वो मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसके मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ना ही जाऊं और अपनी यात्रा को यहीं समाप्त कर दूं। तब महाकाल कहता है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा। नियति को कोई भी बदल नहीं सकता। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह तुम्हारे चरणों में ही मर जाएगा। यह सुनकर ध्यानचंद बहुत घबरा जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा और यहीं से अपने घर को लौट जाऊंगा। जब महाकाल और ध्यानचंद उस गांव से निकलते हैं तब ध्यानचंद का मित्र मोहन उन्हें देख लेता है। अपने मित्र को इस तरह देखकर मोहन बहुत खुश होता है और अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने दोस्त के पीछे पीछे आने लगता है। महाकाल फिर ध्यानचंद से कहता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। नियति को कोई भी नहीं टाल सकता। महाकाल ध्यानचंद को बताता है कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसने अपने शक्ति से ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर लिया है। ध्यानचंद जैसे ही महाकाल की ये बात सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो ध्यानचंद का मित्र मोहन थक कर उसके चरणों में गिर जाता है। ध्यानचंद तुरंत अपने दोस्त को अपने गोद में उठाता है और रोते हुए कहता है, मित्र, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मोहन ध्यानचंद के गोद में ही दम को तोड़ देता है। मोहन की मृत्यु के पश्चात ध्यानचंद आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की तरफ देखता है। महाकाल उसे बताता है कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके और वह तुम्हें बुला भी नहीं सका क्योंकि वह गूंगा था और एक पैर से अपाहिज होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की और बुढ़ापे में शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए उसकी हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु की वजह तुम हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी शक्ति से ज्यादा शक्ति का प्रयोग करके तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। तब ध्यानचंद महाकाल से कहता है कि क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? तब महाकाल कहता है कि किसी सामान्य जीव के लिए ये जानना सही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो और तुमने जितनी आसानी से अपने मित्र की मृत्यु को स्वीकार किया, उससे यह पता चलता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होगे। महाकाल ध्यानचंद से बताता है कि उसकी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी।
और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से उस फांसी को स्वीकार करोगे। ध्यानचंद ने अपने मित्र का क्रियाकर्म किया और अपने गांव वापस लौट आया। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर उसे टालने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ध्यानचंद ने भी यही किया। उसकी पहचान उस राज्य के राजा से थी। ध्यानचंद राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई। तब राजा अपने मित्र ध्यानचंद की प्राण बचाने के लिए वह अपने दरबार में उपस्थित सभी सलाहकारों से सलाह लेता है। तब दरबार में उपस्थित एक मंत्री कहता है, महाराज, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि उनकी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी और वह भी तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर हम उन्हें दूसरे राज्य में ना जाने दें तो उनकी मृत्यु कैसे होगी। राजा को अपने सलाहकार की बातें उपयुक्त लगी। राजा ने ध्यानचंद का रहने का इंतजाम महल में ही करा दिया और धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। मृत्यु से एक दिन पहले ध्यानचंद सोचता है कि कल तो मेरे मृत्यु का दिन है। आज की काली रात और कल का काला दिन निकल जाए तो फिर मुझे किसी चीज का भय नहीं है। ध्यानचंद रात में जल्दी सो जाता है। ध्यानचंद को नींद में चलने की बीमारी थी और वह स्वयं भी इस बारे में नहीं जानता था। इसलिए उसने राजा या किसी से भी इस बीमारी के बारे में नहीं बात की थी। नींद में चलने की बीमारी का दौरा उस वक्त ज्यादा ही पड़ता है जब व्यक्ति को नींद अच्छे से नहीं आती। उस रात ध्यानचंद को भी नींद में चलने का दौरा हुआ। वो राजा के महल से निकलकर अस्तबल में गया। राजा के आदेश के अनुसार वे कहीं भी आ जा सकता था, इसलिए किसी ने भी उसे कुछ भी नहीं पूछा। ध्यानचंद घोड़े में सवार होकर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया और उस राज्य की रानी के कक्ष में जाकर रानी के दूसरी तरफ सो गया। सुबह राजा ने जब ये सुना तो राजा ने तुरंत ध्यानचंद को पकड़कर दरबार में लाने को कहा। फिर सिपाही ध्यानचंद को पकड़कर ध्यानचंद को दरबार में ले आते हैं। दरबार में पहुंचकर ध्यानचंद राजा से माफी मांगता है और कहता है, महाराज माफ करिएगा, मैं यहाँ कैसे आया इस बात की जानकारी मुझे स्वयं ही नहीं है। राजा ध्यानचंद के ऊपर गुस्सा करता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, तुम कोई जासूस तो नहीं हो। ध्यानचंद फिर कहता है, महाराज, मैंने बिल्कुल सच कहा है आपसे, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं यहाँ कैसे आया मुझे खुद भी जानकारी नहीं है। राजा तो पहले ही क्रोधित था, यह सुनकर वे और क्रोधित हो गया। राजा कहता है कि तुम्हारा यह अपराध क्षमा करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिकों इस दुष्ट को फांसी में चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर ध्यानचंद राजा से कहता है, महाराज, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया, पर ये जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं जब कल रात आपके महल में अंदर आया तो मुझे क्यों किसी ने नहीं रोका। महाराज, ये सब मेरी नियति का खेल है, क्योंकि आज मेरी मृत्यु का दिन है। राजा ये सुनकर चौंक जाता है और ध्यानचंद से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ध्यानचंद राजा से कहता है, महाराज, मैं क्या किसी भी व्यक्ति को इतना साहस कैसे हो जाएगा कि आपकी उपस्थिति में आपके कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो साहस तो आत्महत्या करने जैसा होगा। मैं दूसरे राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा। तब ध्यानचंद ने पिछले 6 महीने में हुए सभी बातों को बताता है। ये सुनकर राजा कहता है, तुम अपनी मृत्यु से बचने के लिए मुझे ये कहानी सुनाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तब ध्यानचंद राजा से कहता है, नहीं महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पड़ोसी राजा से इस बात का पता लगवा सकते हैं। तब राजा कहता है, अगर तुम सत्य कह रहे हो कि आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, पर यदि तुमने झूठ कहा तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु होगी।
राजा अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के यहाँ भेजकर ध्यानचंद की कही बातों का पता लगवाते हैं। सिपाही दूसरे राज्य जाकर वापस आते हैं। सिपाही दरबार में जाकर महाराज से कहते हैं, महाराज, ध्यानचंद ने जो कुछ भी कहा वह सब सही है। दूसरे राज्य के राजा ने ध्यानचंद को अपने महल में ही रहने की व्यवस्था की थी। ये पिछले 6 महीने से पड़ोसी राजा के मेहमान था। कल रात अंतिम बार राजा स्वयं इससे मिले थे। उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। राजा सिपाहियों की बात सुनकर सोचने लगता है और कहता है, इसके कहे अनुसार इसे फांसी की सजा देना उचित नहीं है। अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो ये राज्य के नियम के खिलाफ होगा, और अगर मैंने फांसी दी तो ये इसके साथ अन्याय होगा। तब एक दरबारी महाराज से कहता है, महाराज, आप क्यों ना ध्यानचंद को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपकी बात की मान भी रहेगा और कच्चा सूत होने की वजह से ध्यानचंद की मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को अपने मंत्री की ये सलाह उपयुक्त लगी। महाराज ने आदेश दिया कि ध्यानचंद को एक कच्चे सूत से फांसी से लटका दिया जाए। ये सुनकर ध्यानचंद बहुत खुश हो जाता है और वह राजा और उसके न्याय की जय जय करने लगता है। फिर जैसे ही ध्यानचंद को फांसी दी गई तो कच्चा सूत का धागा टूट गया, पर धागा टूटने से पहले अपना काम कर गया। धागा पतला होने के कारण ध्यानचंद की गले की नस कट चुकी थी और वह पृथ्वी पर तड़प रहा था, और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। वहां उपस्थित लोगों में महाकाल भी उपस्थित था। महाकाल कहता है, नियति ने अपना काम कर दिया है। जो होना होता है वह होकर ही रहता है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और मजेदार कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।